अपन ने जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, मैंने तुम्हें बताया था ड्रेगो रूल, और मैंने आपको ये भी बताया था कि NH5 क्यों पॉसिबल नहीं है, PH5 पॉसिबल है, OHH6 क्यों पॉसिबल नहीं है। उनमें ड्रेगो रूल नहीं है, उनमें क्या है बेटा कि उनके पास इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट ऑर्बिट ही नहीं है, डी ऑर्बिटल ही नहीं। आज अपन कुछ पढ़ेंगे सब अब नॉर्मल ट्रेंड्स, कुछ क्या पढ़ेंगे बेटा, अब नॉर्मल ट्रेंड्स। देखो बेटा ये अब नॉर्मल ट्रेंड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझो, एक सेकंड रुको। जो इन अबनॉर्मल ट्रेंड्स को अगर अपन पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, जैसे दिखते हैं ना वैसे वो होते नहीं है एक्चुअल लाइफ में। क्लियर है? जैसे वो दिखते हैं वैसे एक्चुअल लाइफ में होते नहीं, हमें उनको समझना है कि वो एक्चुअल लाइफ में कैसे दिखते हैं। आ रही बात समझ में? एक सेकंड। जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल्स है कुछ, जैसे PCl5 है। अगर कोई मुझे सिर्फ PCl5 का पूछे, जैसे PCl5 गैस है, मैं जैसा निकाल रहा हूँ वैसे वैसे निकालूंगा, हाइब्रिडाइजेशन वैसे स्ट्रक्चर बोलूंगा, सब कुछ है। लेकिन कोई मुझे PCl5 सॉलिड लिख के दे दे, PCl5 है सॉलिड, अब बस की बात ना है भाई। अब अपन इसको अलग तरह से डिफाइन करेंगे, अलग तरह से क्या करेंगे, डिफाइन। PCl5 सॉलिड की फॉर्म में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस PCl6 से माइनस। मतलब दो PCl5 होते हैं, उनमें से एक PCl अपना क्या करता है, Cl रिलीज कर देता है, और एक Cl को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई दो PCl5 थे आपके पास में, एक ने PCl5 छोड़ा तो वो हो गया PCl4 प्लस, और एक ने लिया वो हो गया PCl6 से माइनस। बोलो कोई दिक्कत है? अरे पक्का। तो सिंपल सी कहानी है PCl5 सॉलिड के लिए। अब आपको बस ये याद होना चाहिए कि PCl5 PCl4 प्लस और PCl प्लस 6 से माइनस में रहता है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने में जोर नहीं आएगी। कैसे? इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने, 5 यूनिवेलेंट कितने, 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा, 4 4 मतलब है sp3। और इस फॉस्फोरस की निकालोगे तो कितनी आएगी, sp3d2। अब सब कुछ वैसा ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए ऐसे एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, PCl4 प्लस और PCl6 से माइनस। समझा क्या? अरे बोलो। इसी तरह अगर मैं PBr5 की बात करूं तो PBr5 इसकी तरह एग्जिस्ट नहीं करता, वो सीधे Br माइनस को रिलीज कर देता है। किसको रिलीज कर देता है? तो देखो यहाँ PCl5 में फॉस्फोरस की दो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 और sp3d2। आप ये मत याद करो, आप ये याद करो, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो ये याद करो तो अपने आप आ जाएगी ना साथ में। PBr5 कैसे एग्जिस्ट करता है कि Br माइनस निकाल दो, Br माइनस से बचा हुआ PBr+4 है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे। इसी तरह IF5 क्या है बेटा, ये तो थे बेटा सॉलिड में, IF5 लिक्विड में कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, IF4 प्लस और IF6 से माइनस। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, जैसा PCl5 वैसा IB5 लिक्विड, वैसा IB5 है लिक्विड। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है N2O5 N2O4, N2O5 और अगर इन दोनों की बात करें तो अगर इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, आप दोनों में से NO2 देख लो कॉमन है, सॉरी NO3 कॉमन है। कौन कॉमन है? अगर N2O5 है उसमें से मैं NO3 निकाल दूं तो क्या बचेगा, NO2 प्लस। N2O4 में से भी क्या निकाल दो, NO3 माइनस। बोलो कोई दिक्कत है? अरे बोलो। दोनों क्या समझ में आए बेटे सबको कि क्या निकालना है, NO3 माइनस क्या निकालना है। अब N2O5 में से अगर मैं N2O5 आया सॉलिड लिखा हुआ तो मैं इसको लिखूंगा NO3 माइनस। NO3 माइनस निकालने के बाद बचा क्या, NO2 प्लस। N2O4 है उसमें से क्या करोगे बेटा, NO3 माइनस, तो बचेगा क्या, NO प्लस। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आती है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको, अरे बोलो समझा क्या? पक्का। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा HCF6, किसकी बात करते हैं, HCF6 सॉलिड है। HCF6 सॉलिड आपको नहीं लगता कि Br5 जैसा है, सॉलिड जैसा, उसमें भी एक F माइनस, उसमें Br माइनस निकल रहा था, इसमें से एक F माइनस। आपस में पेयर में याद रखो, आपस में पेयर में। क्लियर है? उसके बाद में बात करूं Cl2O6, किसकी बात करूं बेटा, देखो Cl2O6 कैसे टूटा, ClO2 और ClO4, ClO2 और इसी तरह I2Cl2 देखो कैसे टूटा है, फिर I2Cl6 है, Cl2 नहीं है, I2Cla6 कैसे टूटा है, ICl2 और ICla4।
ये दोनों सेम से, ये दोनों क्या है, आगे हाइब्रिडेशन तो इनकी निकालनी है बेटा, इसकी निकल जाएगी। तो और I2 सॉलिड, I2 ये वही फपूंद I3 प्लस I3 माइनस, तो I2 सॉलिड तो याद रह जाएगा। I2 सॉलिड कैसे है, I3 प्लस I3 माइनस। I2Cl6 Cl2O6 कैसे टूटेगा, कैसे I2Cl6 टूटेगा ICl2 और ICl4, अपने बचा प्लस 4 माइनस। इसी तरह Cl2O6 कैसे टूटेगा, ClO2 ClO4, ClO2 प्लस ClO4 है माइनस। XCF6 कैसा है कि सर PBr5 जैसा, कि कैसे कि वहां Br माइनस निकल रहा था, यहाँ F माइनस। N2O5 N2O4 कि सर इनमें से कुछ नहीं है, NO3 माइनस निकाल दो, बाकी बचा साइड में एक और। IF5 लिक्विड कैसा है कि सर IF5 लिक्विड वैसा है जैसा PCl5 था, जैसा PCl5 था, PCl5 है ना, आगे वैसा ही बनेगा। तो PCl5 IF5 सेम है, PBr5 और PBr5 जैसा कौन है, और XCF6 क्लियर है। N2O5 N2O4 में से NO3 माइनस निकलेगा, Cl2O6 और I2Cl2 6 क्या है, सेम। और I2 सॉलिड का दिक्कत नहीं है कि सर कैसे हो, तो हमें पता I3 प्लस और I3 माइनस। और फिर हाइब्रिडेशन निकालने में आपको किसी का जोर है, चमका क्या, चलो जी। अब है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है अकेला इलेक्ट्रॉन, और जो अकेले इलेक्ट्रॉन वाले हैं इनको हम वीबीटी से नहीं समझा पाते। किससे नहीं समझा पाते, वीबीटी से। ये तीन चार है, इन तीन चार को याद ही रखना पड़ता है, इन तीन को क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। आई बात में, जैसे आपके पास CH3 फ्री रेडिकल है, सिंगल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, फ्री रेडिकल। अकेला लोन पेयर क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, और इसे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो CH3 प्लस और है NO2, इसी तरह CF3 और है ClO3 फ्री रेडिकल्स। आप इसकी हाइब्रिडेशन निकाल नहीं सकते चाह के भी। तो CH3 और NO2 की तो क्या है बेटा, sp2, CH3 और NO2 की तो क्या है, sp2, और CF3 और ClO3 की क्या है, sp3। भाई CF3 है तो 3 बॉन्ड है, तो अब नाम से पता है sp3 है तो 3 तो फ्लोरीन आएंगे, और फ्री रेडिकल कहां जाएगा, यहां पर ClO3, sp3 बनाना है तो हमें पता है sp3 ऐसा होता है, 3 में ऑक्सीजन है तो 1 में क्या जाएगा, फ्री रेडिकल, कौन जाएगा, फ्री रेडिकल। यहाँ CH3 क्या है, sp2 क्या है बेटा, sp2। अगर sp2 है तो sp2 तो ऐसा ही बनेगा, 3 पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, 3 पे कौन आएगा। अब बचा हुआ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल की तो जगह बची ही नहीं, कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है क्या, नहीं, तो ये कहाँ रहेगा बेटा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही तो है। एक पी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, क्योंकि पी में कितने होते हैं, 3, तो एक पी बचा हुआ, तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ रहेगा बेटा, पी में, किसमें रहेगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। फिर से देखो, जैसे NO2 है, NO2 की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, sp2 कैसा बनता है कि सर ऐसा बनता है, 2 में ऑक्सीजन, 2 में, 1 में लोन पेयर, और एक फ्री रेडिकल किसमें रहेगा, अनहाइब्रिड में, किसमें रहेगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5। अरे बोलो, इनको मैं आपको आगे चल के एक थ्योरी पढ़ाऊंगा, उससे सिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने जस्ट याद करवा दी, अपन जिनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, पी ब्लॉक वाले कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर यहीं पे पढ़ेंगे ना, उनमें सिखा दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। 4 याद रखना बेटा ना, CH3 CN, इनके तो CH3 और NO2 की तो क्या है, sp2, और CF3 और ClO3 की क्या है बेटा, sp3, ये याद रखना बेटा ना, CF3 ClO3 की sp3, और उसकी क्या है, अब हमें पूछता है हाइब्रिड, और जो फ्री रेडिकल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कि अनहाइब्रिड में। देखो यहाँ पे मुझे पता CF3 है, तो कार्बन ने अपने sp3 सारे यूज कर लिए, तो sp3 ये हो गया, ये कार्बन, एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पड़ा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पड़ा है, उसमें कौन रह जाएगा, फ्री रेडिकल, ClO3 है बेटा, तो यही तो होता है ClO3, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लियर है, और एक ऑर्बिट और पड़ा है क्योंकि sp3 है, क्या है बेटा। अब मुझे पता है सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं, सारे ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, एक एक डबल बॉन्ड और बना दूं बेटा, तो बताओ क्लोरीन के कितने यूज हो गए, 2 2 4 2 6 यूज हो गए, बचा कितना, एक, तो वो बचा रहेगा कहाँ बेचारा, यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली पड़ा उसमें रहेगा। लेकिन यही चीज जब मैं NO2 के लिए करूं, किसके लिए करूं बेटा, या CH3 के लिए, CH3 की अगर मैं बात करूं, तो CH3 यही तो होता है sp2, 3 पे तो हाइड्रोजन आ गया, अब तीनों पे हाइड्रोजन आ गया, अब एक फ्री रेडिकल बचा हुआ है, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचा हुआ है,
क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सारे खत्म हो गए। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन रह लेगा बेटा? फ्री रेडिकल। क्योंकि कार्बन का sp2 दो तो यूज हुए, एक पी तो बचा हुआ है। लेकिन ये चीज मैं NO2 के लिए करूं, किसके लिए करूं? तो NO2 की हाइब्रिडाइजेशन ही आई बेटा, कितने ऑक्सीजन आए? 2 ऑक्सीजन। कितने आए? 2 ऑक्सीजन। आई बात में? अब देखो ये 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े होते हैं, इससे कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 2 और 1 3। एक सेकेंड, 2 2 4, 2 2 4, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इसको मैं तुम थोड़ी देर रुक जाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा दूं, उसके बाद समझा देता हूँ। ये वाले स्ट्रक्चर थोड़ी मैंने गलत बना दिया, NO2 की ये नहीं है स्ट्रक्चर है ना, ये NO2 की स्ट्रक्चर में थोड़ी देर और टाइम दो, मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है? एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा दूं, क्योंकि ये बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट। मैंने जल्दीबाजी में देखा नहीं, सिर्फ एक एक बॉन्ड बना के छोड़ दिए, ठीक है? ये NO2 की ये वाली स्ट्रक्चर नहीं है, मैं कोऑर्डिनेट में पढ़ा दूंगा, ठीक है? बाकी चीज तो समझ में आ गई, और बस याद होनी चाहिए। क्या याद? देखो याद कैसे करना है, बार बार देखने से याद हो जाता है। रटना क्या है? CH3NO2 की sp2, CF3 और ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? बॉन्ड। जो बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले आता है बॉन्ड एंगल। क्या आता है बेटा? ये देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, दो बॉन्ड के बीच का एंगल, दो बॉन्ड के बीच का क्या कहलाता है बेटा? बॉन्ड एंगल। बोलो कोई दिक्कत है? अब बॉन्ड एंगल किस चीज पे डिपेंड करता है? मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज ही देखना है, ठीक है? सबसे पहले बॉन्ड एंगल है वो परसेंटेज एज करेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। किस सर कैसे? जैसे ध्यान से देखो, एक sp हाइब्रिडाइज वाला है, एक sp2 हाइब्रिडाइज वाला है, एक sp3 हाइब्रिडाइज वाला है। तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होता है कि उसमें एस का कितना रोल है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि sp वाले में एक एस और एक पी से मिलके बना है, एक एस और एक ए। तो बताओ इसमें एस करेक्टर कितना है? 50। इसमें एस कितना है? 33%। और इसमें एस कितना है? 25%। अरे बोलो, एस कितना है? 50, 33 और 25। ये सब उनको समझ में आया कैसे? कि सर चार से एक एस और 3 पी, मतलब टोटल 4 जने, तो एक जने का रोल कितने का होगा? 25 का। यहाँ एक एस और 2 पी मिलके कितने? 3 जने, तो एक जने का रोल कितना होगा? 33%। और यहाँ एक और 2 जने हैं, तो एक का रोल कितना है? 50। तो आपको पता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन वालों का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री था, sp2 वालों का बॉन्ड एंगल 120 था, और sp3 वालों का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था। तो हमें यहाँ से सीख गया कि सर क्या सीख गया? कि सर जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा उसी का बॉन्ड एंगल है ज्यादा। ध्यान रहे, पहले यही देखना है। जैसे अपने पास एग्जांपल है CO2 SO3 CH4। जब आप CO2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp आएगी, क्या आएगी? SO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp2। ये हमने लास्ट क्लास में सीख रखे हैं हाइब्रिडाइजेशन। और CH4 की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। कहानी खत्म, देखना ही नहीं आगे। यहीं से बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा, फिर इसका, फिर चमका गया। नेक्स्ट बना, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम हुआ तो ही देखना है, तो ही देखना है। लो ये 3 4 रंगीन पेन दे दो, और एक दो ऐसे पेन। देखो बेटा कि अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है तो मैं कहता हूं बॉन्ड एंगल है वो लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि सर कैसे कह सकते हो? देखो ये अपना मोलिक्यूल है, ये अपना क्या है बेटा? मोलिक्यूल। एक सेकेंड, ये अपना एक मोलिक्यूल है, और ये एक लोन पेयर है। ये क्या है बेटा? एक, अगर कोई लोन पेयर नहीं होता, सारे बॉन्ड पेयर होते, तो सब बराबर एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते, कोई कहीं नहीं जाता ना। सब क्या है? सब क्या है? लोन पेयर। सबके सब क्या है? सॉरी बॉन्ड पेयर है। तो सब बॉन्ड पेयर है, तो कोई किसी से धक्का मुक्की नहीं है। एक लोन पेयर आ गया, हमने कहा ये लोन पेयर है, ये क्या है? और लोन पेयर सबको ज्यादा रिपेल करेगा, तो लोन पेयर इस बॉन्ड को भी धक्का मारेगा, इसको भी धक्का मारेगा, इसको भी धक्का मारेगा, तो सब इससे दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो बताओ पास पास आए कि नहीं आए? तो पास पास आए तो बॉन्ड एंगल बढ़ाया घटा? अगर दो लोन पेयर होते, ये भी लोन पेयर होता, ये भी लोन पेयर होता, तो क्या इनको और धमकाते और इनको पास पास ला देते? अरे बोलो, आए समझ में? तो देखो बेटा कि जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोन पेयर के। ये तभी देखना जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? सेम। जैसे अपने पास है CH4 NH3 और H2। मैं CH4 की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो वो sp3 है। क्या है बेटा?
अगर मैं अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो वो भी क्या है sp3, और अगर मैं H2O की हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो वो भी क्या है sp3। बोलो कोई दिक्कत है? अब जो ये CH4 की हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 है, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल बनाऊं तो मुझे पता है sp3 तो ऐसा दिखता है, और चारों के चारों सराउंडिंग एटम मौजूद है, तो क्या इसमें कोई लोन पेयर है क्या? इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के अराउंड होगा। कितना होगा? 109 डिग्री के अराउंड। अब अमोनिया में अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 3 पे तो हाइड्रोजन आएंगे, 1 पे कौन आएगा? लोन पेयर। और अगर H2O की बनाऊं तो sp3 को पहले बना लो, ऐसा होता है sp3 का स्केलेटन, 2 पे हाइड्रोजन आएंगे, 2 पे कौन आएगा? लोन पेयर आएंगे। अब देखो भाई, एक लोन पेयर है तो ये लोन पेयर क्या करेगा? नाइट्रोजन को अंदर की तरफ पुश करेगा। भाई लोन पेयर अभी बताया ऊपर से क्या करेगा? इन सबको अंदर धक्का मारेगा, और लोन पेयर इन सबको बेटा अंदर की तरफ धक्का मारेगा। ये जैसे ये अपने पास है, यहाँ जो लोन पेयर है उनको धक्का मारेगा, पास पास आना पड़ेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। क्या हो जाएगा? तो देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहता है? 160 डिग्री है। समझ में आया क्यों 160 डिग्री? अगर इसमें दो लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर और धक्का मारेंगे, बॉन्ड एंगल और क्या हो जाएगा? छोटा। मान लो दो लोन पेयर होते तो वो और धक्का मारेंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर को धक्का मारेंगे तो बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर रिपेल क्या करते हैं? ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? और कम। क्या हो जाएगा? और कम का क्या? मैं कहता हूं कि एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल अराउंड 2.5 डिग्री का फर्क आता है। कितने का फर्क आता है? बोलो कोई दिक्कत? एक लोन पेयर आने से, और अराउंड अराउंड वैसे नहीं फिक्स है, अराउंड अराउंड 2.5 डिग्री का असर आता है। आ भी रहे, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत कम हो गया, हर बार 2.5 डिग्री का ही फर्क है। ईच लोन पेयर डिक्रीज बॉन्ड एंगल बाई 2.5 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन, जैसे मैं अगर बात करूं CH4 SO2 और H2O की, तो अगर मैं CH4 की हाइब्रिडाइजेशन बनाऊं तो sp3 और sp3 तो ऐसा ही दिखता है बेटा, और चारों पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। अगर मैं SO2 की बनाऊं बेटा, तो SO2 तो sp2 हाइब्रिडाइज है, और कितने सराउंडिंग एटम है? दो, तो दो पे ऑक्सीजन आ जाएगा, एक पे कौन आएगा? लोन पे। और अगर H2O की मैं हाइब्रिडाइजेशन बनाऊं तो sp3 तो ऐसा ही दिखता है बेटा, और दो पे तो हाइड्रोजन आएंगे, दो पे कौन आएगा? अगर इनमें तीनों का कंपेयर करूं तो बताओ बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? CH4 SO2 और H2O में से किसका ज्यादा होना चाहिए? CH4 का ज्यादा क्यों होना चाहिए? कि उस पे एक भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन तुम भूल रहे हो, पहले मेरे को परसेंटेज एस कैरेक्टर देखना है, बाद की बात है वो तो पहले मैं SO2 देखूंगा। क्या देखूंगा? अब मान तो एक लोन पेयर आने से इसका 2.5 डिग्री से कम हो जाएगा, लेकिन 120 डिग्री का 2.5 भी तो 17-18 के राउंड होता है। 17.5 में 18 के राउंड है। बोलो कोई दिक्कत है? अभी भी मैं यही गलती बच्चा क्लास एग्जाम में करके आता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? SO2 का। क्यों होगा? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तब मैंने कहा लोन पेयर। तब मैंने क्या कहा? इस पे लोन पेयर नहीं है, इस पे लोन पेयर है। तब का क्या? जो गलती कॉमन होती है मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट देखो, कि परसेंटेज एस करेक्टर भी सेम हो और लोन पेयर भी सेम हो, तो क्या करोगे? हमारी बात में, कि परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या है? सेम, लोन पेयर भी क्या है? सेम, तो जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या है? इनवर्सली। अभी समझाता हूं कैसे। और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रोपोर्शनल है। आई बात में कि सर कैसे? आप समझाओ इसे। देखो, मैं पहले एग्जांपल लिया मैंने NF3PF3ASF3, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। क्या आएगी बेटा? तो मैंने sp3 स्ट्रक्चर बनाई, तीन तीन सराउंडिंग एटम बनाए, और जहां पे आपको पता चार बॉन्ड थे तो चार में से तीन पे अगर सराउंडिंग एटम है तो बचा हुआ ये क्या होता है? लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। मैंने दोनों पे एक लोन पेयर बना दिया। तो देखो इनके परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम। अब मैं आगे देखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल और सराउंडिंग, तो सबका सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम तो सेम है। सराउंडिंग एटम क्या है? तो आप कहां मरोगे बेटा? सेंट्रल एटम पे मरोगे। कि किसका? सेंट्रल एटम के हिसाब से तय करोगे। अब अगर मैं सेंट्रल एटम के हिसाब से तय करूं, ध्यान से देखना कि सेंट्रल एटम सबका अलग अलग है। अब देखो बेटा, एक का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, एक का फॉस्फोरस, एक का आर्सेन, और सराउंडिंग सेम है, तो मैंने एक 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 बॉन्ड लिया है ताकि समझने में आसानी हो। बाकी तीन बॉन्ड की जगह कितने लिए? एक बॉन्ड। एक में जैसे ये वाला उठा लिया, इसमें ये वाला ले लिया, इसमें ये वाला। अब आप खुद सोच के देखो बेटा, इस तरह से लिया मैंने, तीनों बॉन्ड की जगह दो बॉन्ड लिए समझने के लिए। ये नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो क्या वो आर्सेनिक के सारे इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ले आएगा?
क्योंकि आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो अपोज नहीं कर पाएगा। वो अपोज है तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे बेटा, क्लोरीन के जस्ट पास में, यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत है। जब फास्फोरस आया तो फास्फोरस थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि फास्फोरस आर्सेनिक से तो ठीक ही है, तो रेजिस्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ नहीं जाके थोड़े ऊपर ही रह पाएंगे। क्या फ्लोरीन पूरा अपनी तरफ खींच पाएगा क्या, नहीं, थोड़ा कम खींच पाएगा, थोड़ा खींचेगा लेकिन थोड़ा कम। नाइट्रोजन तो क्या बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन तो फ्लोरीन से थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत रेजिस्ट करेगा। अगर फास्फोरस के केस में, आर्सेनिक के केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए तो फास्फोरस के केस में यहाँ रहेंगे, और नाइट्रोजन के केस में मतलब कंपेरिजन यही रहेंगे। इसके केस में इलेक्ट्रॉन कहां पे रहने वाले, यहाँ पे, इसमें आर्सेनिक, क्यों, खींच के अपने पास ले, ये भी अपने पास ले गया और ये वाला भी अपने पास, भाई दो इलेक्ट्रॉन थे, इनको खींच के अपने पास ले गया, इन दो को ये खींच के अपने पास ले गया। इसमें बात करूं बेटा तो फास्फोरस क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, तो खींच के नहीं रह पाया, थोड़ा यहाँ रह गए, देखो यहाँ पे रह गए, कहां पे रह गए, यहाँ पे, और उसमें खींच के क्या रह गए, थोड़ा और ऊपर। अब इस चीज से हुआ क्या, जब आर्सेनिक में वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर को खींच के यहाँ ले गया, तो क्या बॉन्ड पेयर एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, तो रिपल्सन क्या हो गया, कम। अगले वाले केस में लोन पेयर यहाँ रहे, बॉन्ड पेयर यहाँ रहे, तो रिपल्सन क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा, और पास रहने पर रिपल्सन देखो यहाँ पे रहे तो रिपल्सन देखो, यहाँ पे रिपल्सन और यहाँ रिपल्सन, यहाँ पे इतनी दूर है तो रिपल्सन कम है, यहाँ पे रिपल्सन क्या है, ज्यादा, और यहाँ रिपल्सन और ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो इन दोनों की दूरी बढ़ रही है बॉन्ड पेयर की, क्यों, लोन पेयर की वजह से तो कुछ है नहीं, ये बॉन्ड पेयर दूर दूर है, ये बॉन्ड पेयर पास है, ये बॉन्ड पेयर और पास है, और बॉन्ड पेयर पास होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और यही तो बात हुई थी कि बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम का क्या, अरे बोलो, बॉन्ड एंगल तो यहीं से नापते हैं, एंगल तो यहीं से नापते हैं ना, एंगल को यहां से थोड़ी नापते हैं, एंगल जहां से शुरुआत होती है वहीं से नापा जाता है। आप सेम आता है बेटा, एंगलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, एंगल यहां से लेगा ना तो सेम ही आता है वो। आगे बात में तो बॉन्ड एंगल तो वही, यहाँ रहे तो पास रिपेल में, रिपेल थोड़ा ऊपर बढ़ गए, ये हुआ बॉन्ड एंगल। बोलो कोई दिक्कत है, आगे बात में सेंट्रल एटम पे कैसे चेंज होता है, समझ में आया। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एक H2 है, एक OF2 है, ये तो H2 है, ये OF2 है। अगर मैं इनमें बात करूं तो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन, अगर H2 और OF2 की बात करूं मैं, ये अपने पास में H2 है, ये OF2 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है, दो दो सराउंडिंग मैंने दोनों लिख दिए, और दोनों केस में लोन पेयर क्या है बेटा, दो दो है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखूंगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल और सराउंडिंग, तो सेंट्रल एटम दोनों में क्या है, सेम, सेंट्रल एटम तो दोनों में क्या है। सराउंडिंग की बात करूं तो एक में हाइड्रोजन, एक में फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन खतरनाक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन के अपने पास ले आएगा, इस तरह से। बोलो कोई दिक्कत है। लेकिन OF2 में ऑक्सीजन क्या, फ्लोरीन क्या है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लो इलेक्ट्रॉन को खींच के क्या ले जाएगा अपने पास, ये थोड़ा ज्यादा पास दिखा दिया, यहाँ पे अराउंड रहेंगे, यहाँ नहीं रखें, एक यहाँ पे और एक है, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन इतना भी लल्लू लाल नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, यहाँ पे, क्लियर है। तो H2O में तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन खतरनाक है, हाइड्रोजन कमजोर है, वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ रहेंगे, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किस तरह तो रिपेल करेंगे, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जबकि OF2 में इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे तो क्या होगा, रिपेल एक कम करेंगे, और यहाँ रिपेल ज्यादा करेंगे तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा। H2O का बॉन्ड एंगल OF2 से क्या होता है, ज्यादा। अरे बोलो, तो अपन ने यही तो पढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम के प्रोपोर्शनल, और सराउंडिंग देख रहे हो तो सराउंडिंग के इनवर्सली। आगे बात समझ में, जैसे अपने पास है PF3, PCl3, PBr3 और PI3, क्लियर है। अगर मैं देखूं तो सेंट्रल एटम सब में क्या है, सेम, तो मुझे क्या देखनी है, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसी की क्या हो गया बेटा, बॉन्ड एंगल है ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल है कम। बोलो कोई दिक्कत है। एक और होता है बेटा, हमें ड्रेगो रूल से भी देखना होता है, किससे देखना होता है, जैसे NH3 और PS3, क्लियर है। तो NH3 और PS3 में क्या होता है, इसका बॉन्ड एंगल तो 109 के राउंड होता है, और इसका बॉन्ड एंगल सीधे 90 के राउंड होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, क्या है बेटा,
क्योंकि ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता ना ड्रेगो रूल में। तो इनका क्वेश्चन आता है कि इनका बॉन्ड एंगल सीधा 90 क्यों है भाई, इतना डिफरेंस कैसे आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव से माड़ा मोटा आ जाता। तो डायरेक्ट ये तो ओवरलैपिंग है, तो हाइब्रिडाइजेशन और ये डायरेक्ट ओवरलैपिंग है, कल की क्लास में पढ़ा था। तो इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 के राउंड। सेम यहाँ पर है, ये ड्रेगो रूल करता है, ये ड्रेगो रूल है नहीं करता। ड्रेगो रूल ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ही करता है, किसी और भी कर सकता है। हाँ, तो बहुत लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सब कर सकते हैं। क्लियर है? अपने मेनली हाइड्रोजन यूज होता है। अगर मान लो किसी के बोरोन सराउंडिंग में होता है तो बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, वो भी ऐसा ही करता। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? कम का क्या? आगे चलें, चलो। नेक्स्ट होना बेटा बॉन्ड एंगल है वो स्टेरिक इंट्रेंस के प्रोपोर्शनल होता है। किसके स्टेरिक है? स्टेरिक इंट्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। क्या होता है बेटा? भीड़ भाड़ के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। किस तरीके से कि जैसे ये अपने पास H2 है, ये अपन एल्कोहल, ये है एल्कोहल, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये कौन है? एल्कोहल। आर का मतलब कार्बन चेन है, बड़ी बड़ी कार्बन चेन होती। पीएच का मतलब बेंजीन है। क्या है बेटा? बेंजीन। ये फिनोल है, ये क्या है? और दोनों तरफ कार्बन चेन होते हैं, उसे हम ईथर बोलते हैं। ये सब ऑर्गेनिक में आएंगे। अभी मैंने तुम्हें कह दिया भाई कार्बन चेन है, आर का मतलब कार्बन चेन है बड़ी बड़ी, जो अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वैसी। तो अगर मैं इस H2 में बात करूं तो यहाँ दो सबके हाइब्रिडाइजेशन अगर आप ऑक्सीजन की देखो तो सारे ऑक्सीजन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कैसा है बेटा? सब पे दो दो लोन पेयर है, सब पे दो दो। अब देखो ऑक्सीजन के अंदर क्या है बेटा? दो हाइड्रोजन है। क्या है? दो। तो sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? 109। लेकिन साथ में दो लोन पेयर भी है, साथ में क्या? दो। साथ में दो लोन पेयर है। ये दो लोन पेयर क्या करते हैं बेटा? इनको धमकाते हैं बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं? छोटे। क्या हो जाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन को अपोज नहीं कर पाते। और बॉन्ड एंगल बेटा 109 की जगह कितना? 104। लेकिन एल्कोहल में कार्बन चेन आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? तो ये क्या करते हैं? जब रिपेल करने की कोशिश करें तो कार्बन चेन बहुत बड़ी होती है, तो कार्बन चेन को जब रिपेल करें तो कार्बन चेन बड़ी, तो क्या है? थप्पड़ मारे इधर से आयो धमकाने। तो इसको तो धमकाते नहीं है, इस हाइड्रोजन को धमकाते हैं, तो थोड़ा पास आ जाता है, ये थोड़ा सा क्या आ जाता है? पास। तो बॉन्ड एंगल 104 नहीं है, 108 ही है कि सिर्फ एक साइड वाले को धमका पा रहे, दूसरे वाले को धमका। तो बॉन्ड एंगल सिर्फ 1 डिग्री का फर्क बचा है, 108 डिग्री 9 मिनट का बचा है। आगे तुम्हें, लेकिन फिनोल में क्या जाता है? बेंजीन। क्या जाता है? बेंजीन तो बहुत बड़ा है, तो वो और कम इसको भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है कि डर मत, नाम ले लिया मेरा, पर थोड़ा बहुत तो ये हाइड्रोजन है एक तरफ से, तो ये तो थोड़ा बहुत धमकेगा। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, थोड़ा सा फर्क बचा 28 मिनट का ही। और जब इथर आता है तो दोनों तरफ क्या जाता है? कार्बन चेन। और दोनों कार्बन चेन जब ये इनको धमकाने आते हैं, लोन पेयर को धमका देती है। किनको धमका देती है? और बॉन्ड एंगल 109 से बड़ा हो जाता है, 109 से भी। और कितना हो जाता है? 111 डिग्री। समझ में आया? क्वेश्चन पूछता है बेटा इसका, क्या पूछता है क्वेश्चन? कम का क्या? इसका कार्बन का। हाँ, तो मैंने सबसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, नहीं आप इसमें भी देख सकते हो, जैसे ये है, अगर आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं देखे भीड़ भाड़ से देख लो, सराउंडिंग की सेंट्रल एटम सेम है, आयोडीन साइज में बड़ा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है। इन दोनों को आप कैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भीड़ भाड़ से कर सकते हो। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत नहीं है, आप सराउंड सेंट्रल सेम हो तो सराउंडिंग की भीड़ भाड़ से कर दो। मुझे तो उसमें एसेस रीजन में इस तरह से, ये तो अपनी ट्रिक है, ट्रिक एसेस रीजन नहीं होती ना। आप पूछे तो दोनों में से कोई एक पूछेगा, ऐसा दोनों में बात करें। एसेस रीजन में अगर पूछा कि सराउंडिंग एटम के स्टेरिक इंटेंस बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, आप कहना हाँ बढ़ता है। सेंट्रल सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है सर, बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, आपको यहाँ बढ़ता है। दोनों बातें सत्य है, अलग अलग बातें दोनों। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट होता है डबल बॉन्ड होता है ना बेटा, अगर एक तो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड के बीच में एंगल हो, जैसे ये मेरे पास है ClO2, ये बॉन्ड क्या है? डबल और सिंगल बीच के बीच में बॉन्ड एंगल है। ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच के बॉन्ड एंगल है। और ये बॉन्ड एंगल किसका है? दो सिंगल बॉन्ड में। तो बेटा डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड वाले इसमें जगह कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 4। क्लियर है? देखो मैं अगर इसको बनाऊं, तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को धमकाएंगे? धमकाएंगे तो इधर से भी दबाएंगे और इधर से भी धमकाएंगे, दोनों के दोनों पास जाएंगे ही नहीं जाएंगे। और ये आपस में एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे, लेकिन ये डबल बॉन्ड इसको भी धमकाएगा और ये डबल बॉन्ड इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी धमकाएंगे। धमकाएंगे मतलब अपने से दूर पुल करेंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या डबल बॉन्ड ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? दो बॉन्ड बनने, क्या बनने हैं? दो बॉन्ड बनने, तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बाकी बॉन्ड को ये क्या करेगा?
अपने से दूर फेंकेगा अपने से, तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या है, डबल और सिंगल में, ये बॉन्ड एंगल भी क्या है, डबल और सिंगल में, और दोनों तो सेम है, तो थीटा टू और थीटा टू से क्या है, बराबर, लेकिन थीटा वन सबसे क्या है, छोटा। असल में डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, ज्यादा। कम का क्या। नेक्स्ट वन आता है बॉन्ड लेंथ, क्या आता है बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू न्यूक्लियस नॉन एज ए बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो जरूर लिखें आप। जो बेटा ये अपने पास इसमें लिख लो, इसमें लिखा हुआ नहीं है, अपने पास दो एटम है, इसकी रेडियस आर ए है, इसकी रेडियस आर बी है। जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इक्वल होता है बेटा आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09, एक्स ए माइनस है, एक्स ए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और आर ए और आर बी क्या है, दोनों की रेडियस। अगर मान लो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई, तो क्या जो रेडियस आएगा वो सीधे आर ए प्लस आर बी आएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हुआ तो क्या बॉन्ड लेंथ कुछ कम आएगी। अगर एक्स ए माइनस एक्स बी में डिफरेंस हुआ, एक तो बड़ा एक छोटा होगा, मैंने मॉडुलस ले रखा है, तो नेगेटिव घटेगा। कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दो एटम आके इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, कोई किसी की ऑर्बिट को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, कोई किसी अपनी ऑर्बिट को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई तो वो क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा, दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर जाएंगे बेटा। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जब ये खींचेगा तो इसका ऑर्बिट क्या जाएगा, अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे बोलो, जो अपन बात कर रहे थे कोवेलेंट रेडियस वाला, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है, किसके कारण होता है, भाई दो एटम दोनों सेम है, तो ये रहा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम, क्या हो जाएगी, कम। तो अगर इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये मैं पिछले क्लास में भी बोला था बेटा, पिछले चैप्टर में भी। ये फॉर्मूला पीरियोडिक टेबल में लिखवाना था पर ने उस वक्त नहीं लिखा, अब लिखा। बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हुआ तो बॉन्ड क्या होगा, छोटा। किस छोटा क्यों होगा, क्योंकि जैसे मेरे पास ये HF है, मेरे पास HCl है, तो क्या फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, क्या ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो फ्लोरीन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। बोलो कोई समझ में आया सबको ये फॉर्मूला। क्या क्वेश्चन आएगा, दोनों की रेडियस गिवन आएगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन आएगी, पुट कर देना, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। हमसे कई बार ऐसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, दोनों की रेडियस का सम, और अगर बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा हुआ तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम। समझ में आ गया ये फॉर्मूला, छाप लो बेटा। क्वेश्चन ध्यान समझ में आ गया क्या है, ऐसे बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई तो आर ए प्लस आर बी, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हुआ तो ये रहा फॉर्मूला। डाटा रखो, आंसर निकालो। पीरियोडिक टेबल में दो तीन क्वेश्चन थे ना, वो अब कर लेना, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है, छाप लो। और ये तो समझ में आ रहा है बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि सर बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, कि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब क्या है, ज्यादा वो ओवरलैपिंग। भाई दो एटम के बीच में ए और बी है, ए डबल बॉन्ड भी है और ए ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आपको पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज्यादा। भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ, चलो बॉन्ड ऑर्डर आगे पढ़ाई देता हूँ अभी, रुको मिनट। यहाँ तक समझ में आया, ये फॉर्मूले से समझ, पहले बॉन्ड ऑर्डर समझा देता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में बने हुए बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। हमारी बात में तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, जैसे कार्बन कार्बन में कितना है, एक, सी डबल बॉन्ड सी में कितना है, दो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी में कितना है, तीन। अगर बॉन्ड ऑर्डर तीन है इसका मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है, ओवरलैपिंग क्या हुई है, और आपको पता ज्यादा ओवरलैपिंग होने का मतलब एटम ज्यादा पास पास आए, तो बॉन्ड लेंथ अपने आप ही क्या होगी, कम। बॉन्ड लेंथ अपने आप ही क्या होगी, तो बताओ बॉन्ड लेंथ क्या, समझ में आया बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर वाला। और ये मैंने लिखवा दिया कि बॉन्ड अंडर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आप चाहो जैसे देख सकते हो, हमें कोई दिक्कत है। तो पहले हमें क्या देख लेना है, बॉन्ड ऑर्डर, और फिर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले बॉन्ड ऑर्डर देखना, पहले क्या देखना, और फिर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझा क्या, किसके लिए है, बॉन्ड लेंथ के लिए। नेक्स्ट वन आता है बॉन्ड एनर्जी। देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी।
और कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? अगर कोई बॉन्ड मजबूत है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। और कोई बॉन्ड कमजोर है तो बॉन्ड एनर्जी कम चाहिए। भाई मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है और कमजोर बॉन्ड को तोड़ने की रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है? कम। समझा क्या? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड नॉन एज ए बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट वन है परसेंटेज। अब बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि सर बॉन्ड ऑर्डर बनने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बनना। इसमें 3 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड है, उसमें 1 बॉन्ड है, तो किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा जोर आएगा? 3 वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 1। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वहां नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, और वहां बॉन्ड ज्यादा है तो वहां देखो हाइब्रिडाइजेशन भी sp है ना। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हमें पता है जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है वहीं परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या होता है? ज्यादा। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर वहां ज्यादा था ट्रिपल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड में तो हाइब्रिडाइजेशन sp आती है। क्या आती है बेटा? sp। बोलो कोई दिक्कत है? निकाल के देख लो sp आती है कि नहीं आती। अरे बोलो, देख लो। ये एच सी ट्रिप ऑर्गेनिक वाला निकालना सिखाया था, इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालो sp आएगी। क्या आएगी बेटा? बोलो कोई दिक्कत है? और आपको पता है कि बेटा जो बॉन्ड एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कि सर वो ऐसा क्यों है? वो मैंने आपको पीरियोडिक में भी सिखाया था कि जो बॉन्ड लेंथ अभी हम पढ़ के आए वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हमें पता है बड़ा बॉन्ड कमजोर होता है, छोटा बॉन्ड है मजबूत। अगर छोटा बॉन्ड मजबूत है तो बॉन्ड छोटा कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और अगर छोटा बॉन्ड है तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बॉन्ड क्या होगा? छोटा। और छोटा बॉन्ड मजबूत होता है, मजबूत बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा। तो मैंने क्या बोल दिया कि बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आगे समझ में? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये हमने पिछले क्लास चैप्टर में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में। बोलो कोई दिक्कत है? तो जैसे अपने पास एक सी सी बॉन्ड, एक सी डबल बॉन्ड, एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो मुझे पता है ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाला sp है। कौन सा है? ये sp2 और ये sp3 है। ये ऑर्गेनिक वाला निकालना सिखाया था। ऑर्गेनिक वालों में जब भी ट्विन बॉन्ड आता है तो क्या होता है? sp। ये sp2 और ये sp3। तो आपको पता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी की वो है। अब जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड n और सी डबल बॉन्ड o, तो सब sp2 है बेटा। सबके सब क्या है? सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम। अब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो मैं देखूंगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 0। यहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और आपको पता है यहाँ डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा। मतलब ये बॉन्ड सबसे मजबूत है, ये बॉन्ड सबसे। नेक्स्ट वन देखो बेटा, आपने वो कहा सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड सी। बताओ डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है? सी डबल बॉन्ड ओ में डिफरेंस ज्यादा है ना, सी डबल बॉन्ड सी में डिफरेंस है कम। मतलब इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। मैं कंपैरिजन इनमें करवा रहा हूँ, डबल बॉन्ड में। किन में करा रहा हूँ? यहाँ एन डबल बॉन्ड ओ है और एक सी डबल बॉन्ड एन है। बताओ डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? डिफरेंस देखना है। तो एन डबल बॉन्ड ओ में ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन पास पास ही है। किस तरीके से? आपको इलेक्ट्रॉन फोन टेल बाहर, तो ये कार्बन रहा, ये नाइट्रोजन रहा। बताओ डिफरेंस यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस यहाँ ज्यादा है। इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हुआ? मजबूत। क्या हुआ? यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड एन। अब बताओ डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? देखो कार्बन नाइट्रोजन में तो डिफरेंस यहाँ से, लेकिन ऑक्सीजन कार्बन में डिफरेंस यहाँ से, तो इसका मतलब कौन सा मजबूत हुआ? सी डबल बॉन्ड है। आगे बात में इसके, ये डबल बॉन्ड के लिए, किसके लिए बेटा? अब अगर मान लो सिंगल बॉन्ड हो, सारे के सारे, सारे के सारे क्या हो? सिंगल बॉन्ड, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से बात नहीं बनेगी। वहां देखना होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ इस नंबर ऑफ लोन पेयर से क्या पंगा होता है? जैसे मेरे पास सी सी बॉन्ड है, एन एन बॉन्ड है, ओ बॉन्ड है और एफ एफ बॉन्ड है। वैसे भी यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव में कोई खास डिफरेंस है नहीं है, क्योंकि सब सेम एटम है एन एन। अब मैं क्या देखता हूँ? लोन पेयर। पहले लोन पेयर वैसे देखना, पहले लोन पेयर ही होता है। पहले क्या देखना होता है? लोन पेयर। तो अगर मैं इनमें ध्यान से देखूं तो इस सी सी के बॉन्ड के पास में कोई लोन पेयर, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होते। नाइट्रोजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, क्या रखता है? लोन पेयर। ऑक्सीजन जब भी एक बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर पक्का होते हैं। और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर। तो अब देखो बड़ा सिंपल सी कहानी, इस कार्बन के, इन दोनों कार्बन में आपस में कोई रिपल्सन है? यहाँ पे ये लोन पेयर इस लोन पेयर से क्या करेगा? रिपल्सन। क्या करेगा? रिपल्सन। यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन, इसका, इसके ऑक्सीजन और इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर इसके लोन पेयर एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो क्या इनके घर में लड़ाई मची हुई है कि नहीं मची हुई?
और अगर घर में लड़ाई मची हुई है तो ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, अंदर लड़ाई मची हुई, दबा के एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, मैंने थोड़ी सी बाहर से एनर्जी, इतने में बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि अंदर एकता ही नहीं, टूटी पड़ी है, अंदर से एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। क्या फ्लोरीन के ये 3 लोन पेयर उन 3 लोन पेयर को दबा के धक्का मार रहे हैं, क्या कहता है निकल जाए यहाँ से, और हमने थोड़ी सी एनर्जी दी वो निकल लेगा, क्योंकि बॉन्ड कमजोर है। बॉन्ड क्या है, कमजोर। ये कमजोर क्यों है, क्योंकि घर में लड़ाई मची पड़ी है। घर में क्या मची पड़ी है, आमने सामने। इनमें आपस में लड़ाई नहीं है तो एक ही घर के हैं, इनमें और इनमें आपस में क्या मची हुई है, लड़ाई। ये इसको धक्का देके निकालना चाहते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली। नेक्स्ट देखो बेटा कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो साइज ऑफ एटम के भी इनवर्सली है। ये तो वही बात होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा। अगर मैं CCl Br और II लूं तो मुझे बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, II की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि बड़ा दोनों आयोडीन बड़े बड़े हैं, क्लोरीन छोटे छोटे। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस। यहाँ पे दोनों ब्रोमीन बड़े बड़े तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आयोडीन की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा होगी। और बड़ा बॉन्ड क्या होता है, कमजोर। क्या होता है, कमजोर। बड़ा बॉन्ड क्या होता है, कमजोर। और छोटा बॉन्ड क्या होता है। लेकिन देखो एक्सेप्शनल बिहेवियर कहाँ आता है, मैंने इन 3 को लिया, मैं इन सबको ले रहा हूं। तो यहाँ फ्लोरीन फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन ब्रोमीन, और यहाँ आयोडीन आयोडीन। क्या सबकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी बेटा, क्योंकि बेटा हेलोजेंस क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक। सब में एक एक बॉन्ड बना हुआ है Cl2 में। और मुझे पता है कि इस फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया, इसने एक बॉन्ड बनाया, तो बताओ फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। 7 में से एक बॉन्ड बनाने में चला गया तो बच्चे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर है, इस फ्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर है। सेम कहानी इस क्लोरीन में, सेम कहानी ब्रोमीन में, सेम कहानी। अब देखो बेटा फ्लोरीन क्या है, छोटी सी साइज का एटम, मैंने इसे फ्लोरीन को गोल गोल गोले से बना लिया। तो छोटी सी साइज पे कितने लोन पेयर रह रहे हैं, इस पे भी 3 रह रहे हैं और इस पे भी क्या रहे हैं, 3। क्या इन दोनों के पास पास होने की वजह से क्या इनमें दबा के लड़ाई मचेगी, सर इनमें तो बहुत भयंकर लड़ाई मचेगी। क्लोरीन थोड़ा साइज में बड़ा है तो वो लोन पेयर को क्या कर देगा, थोड़े वालों को इधर कर देगा, इधर वालों को इधर कर देगा। तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, ओवरकम। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन और उधर उधर भेज देगा, आयोडीन और उधर उधर भेज देगा। लेकिन वो तो इनके साथ तो दिक्कत है, इनकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। क्या हो रही है बेटा, होना क्या चाहिए, सबसे मजबूत बॉन्ड क्या होना चाहिए, फ्लोरीन फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, बॉन्ड लेंथ सबसे। अगर आप इनकी देखो तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, और इसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो सबसे मजबूत यही होना चाहिए था, लेकिन ये सबसे मजबूत रह नहीं पाता, सबसे मजबूत है। इसका रीजन क्या है, घर की लड़ाई। क्या है बेटा, तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ के हिसाब से ऑर्डर देखता तो सबसे ज्यादा कौन होता, फ्लोरीन। कौन होता, लेकिन फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो कहां पर आता है, आई बात में, सबसे मजबूत है, नहीं रह पाता। आगे बात सामने सेम कहानी है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर में। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, सल्फर के पास भी लोन पेयर। तो ऑक्सीजन छोटी साइज का है, तो इन लोन पेयर में क्या होता है, दबा के लड़ाई मचती है। अगर मैं मेरे नॉर्मल वे से आंसर निकालता कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड और सल्फर सल्फर बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, तो मैं ये कहता कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत होना चाहिए। कि सर क्यों होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड छोटा है। बॉन्ड क्या है, फिर मेरे को याद है कि छोटे से बॉन्ड पे 4 इलेक्ट्रॉन इस पे रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है इस पे रहते हैं, दबा के लड़ाई मचाते हैं। दबा के क्या मचाते हैं, और दबा के लड़ाई मचाते हैं। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड क्या है, कमजोर। क्या है बेटा, किसके कंपैरिजन में, सल्फर सल्फर। सेम कहानी बेटा, अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फॉस्फोरस में ले तो इन पे एक एक लोन पेयर होता है। तो क्या इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि छोटी साइज है तो पास पास में रहेंगे लोन पेयर। फॉस्फोरस क्या है, बड़ी साइज है तो रिपल्सन क्या होगा, कम। और इस रिपल्सन कम होने के कारण बॉन्ड लेंथ, किस बॉन्ड कौन सा मजबूत है, फॉस्फोरस। होना चाहिए था नाइट्रोजन नाइट्रोजन। लेकिन जब मैं कार्बन कार्बन और सिलिकन सिलिकन की बात करूं तो कार्बन पे लोन पेयर ही नहीं होते, कार्बन पे कभी लोन पेयर है। तुम अब जो 11th क्लास के बच्चे को चीज समझ ना समझ में आए, लेकिन तुम तो पढ़े हुए ऑर्गेनिक, तुम्हें पता कार्बन पे कोई लोन पेयर है। तो कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता मतलब घर में कोई लड़ाई नहीं मची हुई है। तो आपको पता है यही बॉन्ड छोटा है और ये बॉन्ड क्या होगा, मजबूत। ये बॉन्ड क्या होगा, आई बात में। देखो मैं एक बार फिर से रिवीजन लेता हूँ पूरे का, यहां तक समझ में आ गया। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी में हमें क्या देखना होता है कि बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड क्या होना चाहिए, ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मजबूत बॉन्ड। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका देख लिया तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो आप देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा, मजबूत। क्या होगा, मजबूत बॉन्ड होगा, डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर वो भी ना मिला तो आप क्या देगी, परसेंटेज कैरेक्टर तो इसके साथ ही होता है, कोई अलग से चीज नहीं है, क्लियर है।
उसके बाद आप बॉन्ड लेंथ देख लो, क्या देख लो, बॉन्ड लेंथ देख लो। समझ में आई? देखो हमने इन तीनों में देखा, हमें साफ साफ दिख गया इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। 3 बॉन्ड ऑर्डर तो मजबूत बॉन्ड, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या है ज्यादा। अगर मैं इसमें बात करूं तो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड है सी, तो मुझे पता है वहां बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख गया। तो पहले मैं क्या देखा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, फिर मैं क्या देख गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सेम कहानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो गया। अब मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम मिल गया, तो मैं देखूंगा घर में लड़ाई नहीं मची होनी चाहिए, घर में क्या नहीं मची होनी चाहिए, लड़ाई। तो घर में लड़ाई जैसे कार्बन कार्बन में कोई लड़ाई नहीं मची हुई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, घर में लड़ाई मची हुई है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, फ्लोरीन फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, तो क्या इनमें घर में दबा की लड़ाई मची हुई है, बॉन्ड फौरन टूट जाएगा कि सर बॉन्ड लेन में ज्यादा फर्क नहीं है, बॉन्ड लेन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्यों, ऑलमोस्ट सेम ही ऑर्बिट के तो है, ये भी 2p 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 और 2p 2p। बोलो कोई दिक्कत है? बट इसके पास पाई बॉन्ड होता है। मैं सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहा हूँ, किसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, पाई बॉन्ड को हटा के अगर मैं सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन करूं, किसकी कंपैरिजन करूं, सिंगल बॉन्ड। इसका पाई बॉन्ड, इसके पास भी 3 पाई बॉन्ड है। अगर मुझसे कोई कहे एन ट्रिपल बॉन्ड एन और एफ सिंगल बॉन्ड एफ, तो ऑफ कोर्स एन ट्रिपल बॉन्ड एन मजबूत है, लेकिन मैं ट्रिपल बॉन्ड हटा चुका हूं, मैं तो कहता हूं एन ट्रिपल बॉन्ड एन मजबूत है, सी सिंगल बॉन्ड सी से भी, लेकिन 3 बॉन्ड है ना, फिर कंपैरिजन अच्छे से हुआ गया। कंपैरिजन किन में होता है, मैं सब बराबर वालों में, तो हमने कहा पहले इसके पाई बॉन्ड तोड़ दो, पाई बॉन्ड है, अब कंपैरिजन करो। नाइट्रोजन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड लेना है, ऑक्सीजन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड, पाई नहीं, फ्लोरीन का भी सिंगल बॉन्ड और कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड। कंपैरिजन का मजा तभी है ऐसा में, वरना तो सीधा सीधा नाइट्रोजन जीत जाएगा। नाइट्रोजन रिएक्शन भी तो कहां करता है, ट्रिपल बॉन्ड के कारण, सिंगल बॉन्ड कमजोर है उसका, इसके कंपैरिजन में दूसरे के एलिमेंट के सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा 2 पाई और है इसलिए मजबूत हो जाता है ऑल ओवर। वो तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया ना, बॉन्ड ऑर्डर तो मैंने हटा दिया, पाई बॉन्ड सबके हटाए हुए। अब अगर आपके पास लगे कि सब कुछ सेम है, लोन पेयर भी सेम है, सब सेम है, तो हमने बॉन्ड लेंथ देख ली, क्या देख ली, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा वो बॉन्ड कमजोर है। लेकिन कुछ एलिमेंट इस चीज को फॉलो नहीं करते, उनमें से एक है कौन है, F2। कौन है, होना तो सबसे मजबूत चाहिए था, लेकिन छोटी सी साइज पे इतने ज्यादा लोन पे एक छोटे सा क्या मासूम बच्चा क्या क्या सहन करेगा। तो एक छोटी सी जिंदगी में छोटी सी साइज में क्या है बेटा, इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, दबा के लड़ाई मचाते हैं, रहने की जगह नहीं है, दबा के लड़ाई मचाते। होना सबसे मजबूत चाहिए था, लेकिन मजबूती आती है उसकी ब्रोमीन के बाद में, आयोडीन से मजबूत है लेकिन होना सबसे ज्यादा चाहिए था, ये याद रखना, बहुत बार पूछते हैं। आई बात में, सेम कहानी है बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर की। ऐसे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, ऑटो तो ज्यादा स्टेबल है इससे, लेकिन मैं पाई बॉन्ड का कंपेयर नहीं करा रहा, ऑक्सीजन का सिर्फ सिंगल बॉन्ड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सल्फर का भी सिंगल बॉन्ड लू, तो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड क्या है, कमजोर, क्योंकि छोटे से एलिमेंट पे लोन पे का रिपल्सन रोक नहीं पाता और बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड है घर की लड़ाई में, किसमें, सेम इस घर की लड़ाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, वैसे तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन बहुत मजबूत है, लेकिन मैं कहता हूँ ट्रिपल बॉन्ड हटाओ सिर्फ सिंगल लाओ, क्या लाओ बेटा, सिंगल। अरे बात में, लेकिन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या है, मजबूत, क्या है बेटा, मजबूत, क्योंकि घर की लड़ाई नहीं, क्या नहीं है। तो आपने देखा होगा कार्बन है ना सिंगल बॉन्ड से खूब बड़ी बड़ी कार्बन चेन बनाता है, क्योंकि इसका सिंगल बॉन्ड क्या है, मजबूत। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनको आपने कभी भी नहीं देखा होगा लंबी लंबी चेन बनाते हैं। आप फॉस्फोरस को भी P4 की फॉर्म में देख लोगे, नाइट्रोजन हमेशा N2 की फॉर्म में रहता है, नाइट इस तरह से नाइट्रोजन आपस में कनेक्ट नहीं होते, लंबी लंबी चेन में कनेक्ट है, क्योंकि इनके सिंगल बॉन्ड स्टेबल है। ऑक्सीजन की भी सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं, O2 डबल बॉन्ड में बहुत स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन वो सिग्मा और पाई का जॉइंट इफेक्ट है। मैं सिर्फ सिग्मा का बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, आगे बात में, बाकियों को तो लिया नहीं ना अपन ने, अपने सिर्फ उन्हीं को लिया जिनको अपने को पढ़ना है। प्रोडक्ट टेबल में से तो बहुत सारे कंपेरिजन, क्लोरीन अपने पूरा ग्रुप अपने काम के, अपने सिर्फ 2 ही काम के, ठीक है। नेक्स्ट में स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ है, भाई पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो पाई बॉन्ड वैसे हर सिग्मा बॉन्ड से कमजोर है, हर सिग्मा बॉन्ड से क्या है, साइज पहले देखनी, बट पहले क्या देखना है, साइज। ध्यान रहे 2p पाई बॉन्ड है, वो 3s सिग्मा से तो मजबूत ही होता है, क्योंकि पहले आप साइज देखोगे, पहले क्या देखोगे, साइज। बाद की बात है, अगर आपकी साइज सेम हो तो हमें अगर पाई बॉन्ड की आपस में कंपैरिजन कराना हो, तो एक तो आपके पास 2p पाई बॉन्ड है,
एक आपके पास देखो 2 2 2 3 2 3 3 3, तो एक ऑर्डर तो मेरे पास यहीं से और हो गया कि 2 2 ज्यादा मजबूत है किन से, 2 3 और 2 3 वालों से, और कमजोर कौन है 3 3 वाला। आगे बात, क्योंकि पहले मैं साइज देखूंगा, पहले क्या देखूंगा साइज, क्योंकि 2 2 वाला यही है बेटा, 2 3 वाला ऐसा है, और 2 3 वाला दूर दूर। अब देखो ये दोनों 2 2 पास पास होंगे, 2 3 वाले दूर और 3 3 वाले और दूर। क्या 3 3 वाले एक दूसरे ओवरलैप कर पाएंगे क्या? सर 3 3 वाले एक दूसरे से ओवरलैप है, तो पहले तो मैं साइज से कह दूंगा ये खत्म है, साइज से क्या कह दूंगा ये बचे ये। अब इसमें तो मुझे पता है साइज से सबसे अच्छा है, मैंने साइज की बेस पे कहा, किसकी बेस पे कहा, तो 2p पाई ओवरलैपिंग सबसे अच्छी है, और 3p ओवरलैपिंग सबसे खराब। लेकिन यहाँ पर 2 3 साइज तो क्या है सेम। अब ये पी पाई डी पाई, ये पी पाई साइज सेम हो तो क्या देखने का डायरेक्शन, और डी की डायरेक्शन क्या होती है ज्यादा, तो पी पाई डी पाई मजबूत है पी पाई से। अब हमसे क्वेश्चन क्या आता है कि नाइट्रोजन है वो एन ट्रिपल बॉन्ड एन में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या करता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट क्या है 2p, इसका भी आउटर मोस्ट क्या है 2p, तो 2p पाई ओवरलैपिंग होती है, 2p पाई ओवरलैपिंग है, होती है और मजबूत होती है, इसलिए नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन पाई बॉन्ड बनाता है। मैं ये कहता हूँ 3p पाई बॉन्ड बस किताबों में होती है, रियलिटी में होती नहीं है, यहीं तक ओवरलैपिंग होती है। क्लियर है? इसके बाद बात करें, इसमें क्या है पी ट्रिप पी, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको भी अपना 3p ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, इसको भी अपना 3p, क्योंकि फास्फोरस का आउटर मोस्ट क्या होता है 3p, और 3p पाई बॉन्ड क्या होता है कमजोर, क्या होता है कमजोर, क्योंकि मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग तो वैसे ही कमजोर है, और दूरी बढ़ने में तो और भी कमजोर। ध्यान रखना पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब एक का तो कम से कम 2p हो ही हो, एक का तो कम से कम 2p, दूसरे का चाहे 3p हो जाए 4p हो जाए, लेकिन एक का कम से कम क्या होना चाहिए 2p। साइज छोटी होनी बहुत जरूरी है ओवरलैपिंग के लिए, तो 3p ओवरलैपिंग होती ही नहीं है, इसलिए आप कभी फास्फोरस को P2 की फॉर्म में देखते ही नहीं हो। आई बात में सेम कहानी है, O2 तो एग्जिस्ट होता है, क्योंकि O2 में अगर बनेगा तो ऑक्सीजन का भी 2p, दूसरे ऑक्सीजन का भी 2p, लेकिन सल्फर में S2 का आपको कभी देखा ही नहीं होगा आपने, क्यों नहीं दिखता भाई S2, डाई सल्फाइड बॉन्ड S डबल बॉन्ड S थोड़ी होता है, और उसके साइड में दूसरे कंपाउंड जुड़े होते हैं, वो S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा होता है, इसलिए कमजोर होता है, क्या होता है कमजोर। आई बात में ये क्या होता है कमजोर। अगर यहाँ पूछे इस पाई बॉन्ड को, तो ये पाई बॉन्ड बना है 3p में, और ये पाई बॉन्ड बना है 2p में। हमसे क्वेश्चन पूछता है O2 बहुत जनरली एग्जिस्ट करता है जबकि S2 नहीं करता, क्योंकि O2 क्या करेगा 2p पाई बॉन्ड बनाएगा, जबकि S2 क्या बनाएगा 3p। आई बात में ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक रिलेटेड पार्ट था। अब अपन कल पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।